हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इग्नू MCO 015 इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो भाई इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि अभी तक इम्पोर्टेंट कराते आ रहे हैं। आप खुद भी एग्जाम दे के आ रहे हो, बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि काफ़ी एग्जाम आपकी वीडियो से आता है। तो भाई आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, सब कुछ आपकी वजह से, आपके स्पोर्ट की वजह से हो पा रहा है। अगर आप स्पोर्ट नहीं करते तो शायद नहीं हो पाता, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर पाती हूँ। ठीक है, कि इतने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल पाती हूँ, उनकी PDF लेके आती हूँ, उनकी लेक्चर लेके आती हूँ ताकि आपको समझ आए। इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आ रही होगी और भी। ठीक है, तो भाई चैनल को सपोर्ट करते रहना। और चलो भाई क्लास स्टार्ट करते। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब BOT एंड BOP। प्रिपेयर हाइपोथेटिकल BOP स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर, इंटरनेशनल ट्रेड में दो आइटम सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, BOT एंड BOP। क्या क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट, BOT केवल विजिबल गुड्स यानी टेंजिबल प्रोडक्ट जो दिखाई देते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है। और जो BOP है ये देश और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच होने वाले ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ये फिर होल वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शन होती है, पेमेंट्स होती है, वो सारा, रिसिप्ट पेमेंट्स होती है, वो सारा इसमें रिकॉर्ड होता है। स्कोप क्या होता है? नैरो स्कोप BOP का एक पार्ट है और इसका होता है बड़ा स्कोप। ठीक है, इसमें जो विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल सब आते हैं। अकाउंटिंग ये फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकती है, ये डबल एंट्री सिस्टम के चलते ये हमेशा फाइनल बैलेंस होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले, इंडिया ने 1000 करोड़ का क्या किया? क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, 800 करोड़ की दवाई एक्सपोर्ट की, ये क्या आएगा? BOT है। पर उससे क्या होगा? US से किसी IT प्रोजेक्ट का 500 करोड़ का कैश आया या गूगल ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, ये सब मिलकर BOP बनता है। ठीक है, जहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट की बात होगी वो BOP में चली जाएगी, जहाँ पे किसी गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात होगी वो किधर चली जाएगी? हमारी BOT में चली जाएगी। ठीक है, सेकंड, क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन द इंडियन कंटेक्स्ट। FDI का मतलब है जब फॉरेन कंपनीज देश में डायरेक्ट प्लांट या बिजनेस एसेट्स लगाती है। तो रोल एंड क्रिटिकल पॉइंट्स है, सिग्निफिकेंस, कैपिटल जो फॉर्मेशन है बढ़ता है, नई जॉब अपॉर्चुनिटी गारंटी होती है, और जो हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है वो आता है सिग्निफिकेंस में। क्रिटिसिज्म क्या आते हैं? जो छोटे डोमेस्टिक ट्रेडर्स होते हैं, MSMEs को नुकसान हो सकता है, और जो फॉरेन MNCs होती है अपना मुनाफा प्रॉफिट क्या कर सकती है? रिपेट्रिएट, मतलब अपना देश वापस कर लेती है। ठीक है, मतलब चली जाती है। जैसे होंडाई और सुजुकी ने इंडिया में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया FDI, जिससे लाख क्या होगी? ऑफ जॉब मिली। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में जॉब भी मिली। ठीक है, पर जो E-कॉमर्स में FDI आने से जो लोकल किराना शॉप्स का जो टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, वो कौन झेल रहा है? मतलब जो सेलर्स, शॉप सेलर्स होते हैं वो झेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि डिस्कस द रोल ऑफ WTO इन रेगुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एग्रीकल्चर। WTO ग्लोबल ट्रेड रूल्स बताता है कि ताकि देशों के बीच में क्या भेदभाव ना हो। इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, WTO का एग्रीमेंट और ऑन एग्रीकल्चर AOA सब्सिडीज पर लिमिट लगाता है। इंडिया अपने जो पुअर फार्मर्स है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है, जिसे डेवलपमेंट नेशन लाइक US काउंटर करता है। और क्या होता है कि ये जो ट्रेड है वो उसको क्या करता है? डिस्ट्रॉट करता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया जब राइस एंड व्हीट पर MSP बढ़ाता है तो US और EU WTO में ऑब्जेक्ट करता है कि इंडिया हमेशा जो पीस क्लॉज का सहारा लेकर अपने फार्मर का हित प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन उठाता है? ये इसके लिए आवाज़ US उठाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट बनाती है ताकि देश के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके और ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके। की फीचर है एक्सपोर्ट प्रमोशन, मतलब स्कीम जैसे RODTEP, मतलब रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, जो के थ्रू क्या हो जाएगा? टैक्सेस रिफंड किए जाते हैं। और इज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब पेपरलेस फिलिंग, ऑनलाइन अप्रूवल, और जो कस्टम क्लियरेंस का फास्ट बनाना।
डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब्स, तो डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब में क्या आएगा कि जो हर डिस्ट्रिक्ट से एक यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिटी करके यूज़ ग्लोबली मार्केट करना, ठीक है। ये सब किसके अंदर आता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर। जैसे इंडिया की जो शुरुआत डायमंड हब या भागलपुर सिल्क को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट, सॉरी भाई थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी। इंडिया की जो सूरत में डायमंड हब है या फिर जो भागलपुर का सिल्क है को स्टैंडर्ड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देना ताकि वहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट है सीधे लंदन या न्यूयॉर्क बिके। जैसे भागलपुर में ये है सिल्क साड़ी है, ये क्या है, ये सारी जगह पे बिकती है, ठीक है। लंदन वगैरह न्यूयॉर्क वगैरह में सारी जगह बिकती है, लेकिन ये ज़्यादातर बनाई कहाँ जाती है, इंडिया में ही बनाई जाती है। ऐसे एक क्या है हमारा डायमंड हब है, और फैब्रिक है, सूती कपड़ा है, ये भी मोस्टली यहीं से जाता है हमारा, है ना। तो ये सब इसके अंदर आएंगे। व्हाट इज़ अ करेंसी कन्वर्टेबिलिटी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कन्वर्टेबिलिटी इन इंडिया, करेंसी जो कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है कि अपनी करेंसी रुपी को फॉरेन करेंसी डॉलर में इजीली एक्सचेंज करने की परमिशन होना, ठीक है, कि आप अपने पैसे को डॉलर में एक्सचेंज कर सको। और करंट और कैपिटल कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है कि करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होती है कि ट्रेड आता है, इसमें टूरिज्म आता है, और एजुकेशन फीस के लिए जो रुपी फुली कन्वर्टेबल है जैसे $100, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है इसकी, ठीक है, कि भाई वो उनकी मर्जी है, वो अपनी डॉलर कितने में, मतलब उनके रुपए की वैल्यू कितनी है, 100 है कितनी है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी मतलब लैंड खरीदने, फॉरेन एसेट्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने पर गवर्नमेंट ने क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जैसे पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले, अगर आपको यूएस में पढ़ाई के लिए फीस भेजनी है या लैपटॉप इंपोर्ट करना है तो आप इजीली रुपी से डॉलर कन्वर्ट कर सकते हो। पर अगर आपको न्यूयॉर्क में पूरा होटल खरीदना है तो आरबीआई के रूल्स और लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ के लिए अलाउड होता है, लेकिन अगर आप कोई बड़ी चीज़ खरीदना चाहते हो, बड़ी एसेट्स खरीदना चाहते हो, उसके लिए आपको आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। एनालाइज द ट्रेंड एंड कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो भाई 1991 के एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म के बाद इंडिया का ट्रेड पैटर्न पूरी तरह बदल गया है, ठीक है। तो चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट में, कि पहले इंडिया ट्रेडिशनल आइटम जैसे टी, कॉटन, स्पाइसेस वगैरह और एक्सपोर्ट करता था। अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज, जो रिफाइंड पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स और क्या है जो मतलब फार्मा की जो भी चीज़ें होती है वो सारी क्या है टॉप पर है, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट में क्या क्या चीज़ें आया हमारा, क्रूड ऑयल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ गई, गोल्ड, और जो हैवी मशीनरी हमारे टॉप इम्पोर्ट है ये हमारे इम्पोर्ट्स में आते हैं। जैसे इंडिया को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है लो कॉस्ट पूरे अफ्रीका और यूएस में सप्लाई होती है, जो हमारी बदलती एक्सपोर्ट पावर को दिखाता है। तो व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZs, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव एंड रोल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन। SEZ देश के अंदर ही एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ के बिजनेस और ट्रेड लॉस देश के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग ड्यूटी फ्री होते हैं। ऑब्जेक्टिव मेन क्या होता है कि जो बड़ी मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI को अट्रैक्ट करना, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती है हमारी बनकर देश को एक्सपोर्ट बढ़ाना, टैक्स हॉलीडेज और इंफ्रास्ट्रक्चर देकर मैन्युफैक्चरिंग को आसान बना देना। जैसे कि जो कैंडला है SEZ गुजरात या नोएडा SEZ शायद यहाँ जो कंपनी सेटअप होती है ना उन्हें जो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ती अगर वो अपना सारा सामान फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रही है तो, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सिम बैंक एंड ECGC इन फाइनेंसिंग एंड फैसिलिटेटिंग इंडिया फॉरेन ट्रेड। एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लोन्स देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2 बॉडीज बनाई है, ठीक है। कौन सी फंक्शन है उसके, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ये जो एक्सपोर्टर से क्या करते हैं को लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस और इंटरनेशनल बायर्स को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस देता है कि अगर फॉरेन बायर्स ने माल लेने के बाद पैसा डुबा दिया तो इंसॉल्वेंट हो गया तो लॉस ECGC कवर करेगा।
तो रियल लाइफ एग्जांपल ले तो एक जो इंडियन है हैंडीक्राफ्ट सेलर ने अफ्रीका के एक नए बायर को 50 लाख रुपए का सामान उधार पर भेजा। अगर वो बायर भाग जाता है तो ईसीजीसी उस लॉस का अप टू 90% पेमेंट एक्सपोर्टर को सेफ रखता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डंपिंग एंड हाउ एंटी डंपिंग ड्यूटीज प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जब कोई फॉरेन देश जैसे चाइना अपने सामान को अपनी डोमेस्टिक मार्केट प्राइस से भी सस्ते दाम पर दूसरे देश जैसे इंडिया में बेचने लगता है ताकि वहाँ की लोकल मार्केट को क्रैश कर सके, तो उसे डंपिंग कहते हैं। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट इस जो सस्ते माल पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है जिसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं, ताकि प्राइस इक्वल टू सेक और लोकल जो इंडस्ट्रीज है को क्या कर सके, प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, जैसे चाइना ने इंडिया में बहुत सस्ता स्टील और सोलर पैनल डंप करना शुरू किया जिससे इंडिया मैन्युफैक्चरर्स बंद होने लगे। ठीक है, होने की कगार पर आ गए थे। जो इंडिया गवर्नमेंट ने उन पर क्या लगाई, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर क्या कर दिया, प्राइस को बराबर कर दिया। ठीक है भाई, एक्सप्लेन रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द सार्क एंड एशियन ट्रेड एग्रीमेंट इन इंडिया। तो जब आप जो आसपास के देश मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, ताकि आपस में बिना टैक्स या कम टैक्स के ट्रेड कर सके, तो उस रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग कहते हैं उसे। ठीक है, सार्क और एशियन इंडियन पर्सपेक्टिव में, जैसे सार्क साउथ एशियन नेशन पाकिस्तान, बांग्लादेश एटसेट्रा का एक ग्रुप है। पॉलिटिकल इशू के चलते ये जो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशन सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का जो ग्रुप है, तो इंडिया के जो एशियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA है, जिसे ट्रेड बहुत बड़ा है, हालांकि हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट भी बड़ा है। ठीक है, तो एक्ट क्या, ईस्ट पॉलिसी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल के तहत इंडिया जो वियतनाम और सिंगापुर से जो इलेक्ट्रॉनिक और जो पाम ऑयल कम ड्यूटी पर इंपोर्ट करता है और उन्हें ऑटो कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें उसकी क्या होती है, मदद मिलती है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सार्क और एशियन के जो भी रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग थी ये। तो भाई ये था आपका एग्जाम आंसर कि ये 10 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट इग्नू के, रिपीट होने वाले थे। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड पे थे। एग्जाम में पॉइंट वाइज आंसर लिखने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल और अंडरलाइन करें, और जो टर्म को क्या करें, इंग्लिश ब्रैकेट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आप चाहते हो इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट करें, इसका पार्ट 2 भी डाल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। अगर मैं आपके लिए इतना वो करती हूँ भाई, इतनी मेहनत करके वीडियो लेके आती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा कि आप अपनी टीचर को सपोर्ट करो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।